हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 111 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। जाने किसको कहां से दिया भाजपा ने टिकट। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। कहा पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल जैसे हालात। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे कतर यूएई के बाद अब सऊदी अरब के तेल रिफाइनरी पर ईरान ने किया ड्रोन हमला। रुकने का नाम नहीं ले रहा ईरान। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी केरल में अपना खाता ही खोल ले, वो ही बड़ी बात है। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे पीएम मोदी ने फ्रांस, ओमान समेत कई देशों के नेताओं से की बात। मिडिल ईस्ट के हालात पर की चर्चा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल की शानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 111 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल भाजपा ने 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस सूची में पार्टी ने अनुभव और नए चेहरों का संतुलन बनाने की कोशिश की है। राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली को भाजपा ने टिकट दिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक को मथा भांगा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी के परिवार से भी एक टिकट भाजपा ने दिया है। इस लिस्ट के मुताबिक भाजपा ने मैकलीगंज से ददीराम राय को टिकट दिया है। वहीं मदारी हाट सीट से लक्ष्मण लिंबू को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं जलपाईगुड़ी से अनंत देव अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कलीमपोंग से भरत छेत्री और दार्जिलिंग से नोमन राय को भाजपा ने टिकट दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भाजपा ने इससे पहले पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल था। लेकिन आज भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भाजपा ने कर दिया है। अब तक की बीजेपी की दोनों लिस्टों को मिलाकर 294 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 255 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। टीएमसी इससे पहले अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इसी के साथ बड़ी खबर कल केशा ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बताया अघोषित आपातकाल जैसे हालात। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल को निशाना बनाकर अभूतपूर्व और चिंताजनक कदम उठा रहा है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही राज्य के 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को अचानक और मनमाने तरीके से हटा दिया गया, जिनमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। उन्होंने इसे प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि उच्च स्तर की राजनीतिक दखलंदाजी बताया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि निष्पक्ष रहने वाली संस्थाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो संविधान पर सीधा हमला है। एक तरफ जहां कथित तौर पर त्रुटिपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वहीं आयोग का रवैया पक्षपातपूर्ण नजर आता है। अब तक अनुपूरक मतदाता सूची जारी नहीं की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी है। इससे आम नागरिकों में चिंता और असमंजस का माहौल है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि आईबी, एसटीएफ और सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को चुनिंदा तरीके से हटाकर राज्य से बाहर भेजा जा रहा है, जिससे प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए कि आखिर भाजपा इतनी बेचैन क्यों है और बंगाल को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद भी लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले में विरोधाभास का भी जिक्र किया और कहा कि एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में उन्हें चुनाव पर्यवेक्षक बनाकर बाहर भेज दिया जाता है।
उन्होंने इसे अघोषित आपातकाल और राष्ट्रपति शासन जैसे हालात बताया। साथ ही कहा कि भाजपा जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रही, इसलिए अब दबाव, डर और संस्थाओं के दुरुपयोग के जरिए सत्ता हासिल करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों, उनके परिवारों के प्रति एकजुटता जताई और कहा कि बंगाल कभी डर के आगे नहीं झुकेगा। ममता ने साफ कहा कि बंगाल लड़ेगा, विरोध करेगा और हर साजिश को नाकाम करेगा। इसी के साथ चली बड़ी खबर का कतर और यूएई के बाद अब सऊदी अरब के तेल रिफाइनरी पर ईरान ने किया हमला। रुकने को तैयार नहीं है ईरान। दरअसल आपको बता दें, लगातार ईरान, कुवैत, यूएई समेत बहरीन तमाम देशों पर इजराइल के साथ हमला कर रहा है। लेकिन इससे बीच अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आज ईरान ने सऊदी अरब के प्रमुख यानबू रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर वैश्विक तेल सप्लाई ठप कर चुका है। बता दें कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने पहले ही इस रिफाइनरी समेत कई खाड़ी देशों के तेल ठिकानों को खाली करने की चेतावनी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार आज सऊदी अरब के लाल सागर तट पर स्थित यानबू शहर में स्थित रिफाइनरी में हुआ ये हमला काफ़ी भयानक था, जिससे रिफाइनरी पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। ये रिफाइनरी सऊदी अरामको और अमेरिकी कंपनी एक्सन मोबिल का एक संयुक्त उद्यम है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन रिफाइनरी के पास गिरा, जिससे वहां आग लग गई। और अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही, ईरान रुकने को तैयार नहीं है। लगातार सभी देशों पर अब हमले ईरान ने और तेज कर दिए हैं। जब से अली लारीजानी की हत्या इजराइल ने की है, तब से ईरान और भड़क गया। ईरान लगातार अब गल्फ देशों पर हमला कर रहा है, जिसके बाद सऊदी, यूएई और कतर की पूरी तरीके से मुश्किलें बढ़ गई हैं और तेल के दाम भी अब 115 प्रति बैरल पहुंच चुके हैं। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर का कृष्ण विधानसभा चुनाव से पहले शशि थरूर ने किया सियासी हमला। बोले बीजेपी केरल में अपना खाता ही खोले, वो ही बहत है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने केरल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रभाव नहीं होने का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में सरकार गठन में भी भाजपा की कोई महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना नहीं है तथा वह अपना खाता खोल ले, वही बहुत बड़ी बात है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करने से पहले पीटीआई भाषा को दिए एक बयान में शशि थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि मुकाबला मुख्य रूप से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा UDF के बीच होगा। शशि थरूर ने कहा कि ये त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, क्योंकि विधानसभा में भाजपा की एक भी सीट नहीं है। शून्य से आगे यदि वे 1 या 2 सीट भी जीत लेते हैं तो भाजपा बेहद गर्व और खुशी होगी और वे खुद को एक बड़ी जीत का श्रेय देंगे। भाजपा की यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में इतना ही प्रभाव होने की संभावना में नहीं है कि वे सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ये मुकाबला LDF और UDF के बीच ही होने वाला है और इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस और हमारा गठबंधन यहाँ पर बड़ा उलटफेर करेगा, लेकिन बीजेपी केरल में अपना खाता ही खोल ले, यही बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ चली बड़ी खबर का किसानी पीएम मोदी ने फ्रांस, ओमान समेत कई देशों के नेताओं से की बात। मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा। दरअसल आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ओमान, फ्रांस और मलेशिया के नेताओं के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कूटनीतिक और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के साथ बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मेरे भाई सुल्तान हैतम बिन तारिक के साथ अच्छी बातचीत हुई और ओमान के लोगों को ईद की एडवांस बधाई दी। उन्होंने लिखा कि हम इस बात पर सहमत हुए कि तनाव कम करने और उसके बाद शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता देने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि ओमान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के उल्लंघन की भारत की निंदा दोहराई और भारतीय नागरिकों समेत हजारों लोगों की सुरक्षा वापसी में मदद करने के लिए ओमान की कोशिशों की तारीफ की। भारत और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और फ्री
नेविगेशन के पक्ष में है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी बातचीत की। मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से वेस्ट एशिया के हालात और तनाव कम करने की तुरंत ज़रूरत, साथ ही बातचीत और डिप्लोमेसी पर लौटने की बात की। उन्होंने लिखा कि हम इस इलाके और उससे आगे शांति और स्थिरता को बढ़ाने के लिए अपना करीबी तालमेल जारी रखने की उम्मीद करते हैं। वहीं मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की। उन्होंने मलेशिया के लोगों को हरी राया ईद उल फित्र की बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि मैंने अपने दोस्त मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम से बात की और उन्हें और मलेशिया के लोगों को आने वाले ईद उल फित्र की बधाई दी। हमें वेस्ट एशिया की बहुत चिंताजनक स्थिति पर भी चर्चा और बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए तनाव कम करने और शांति स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए अपने साझा वादे को दोहराया।